to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। अभी के क्लास में मैं आप सभी लोगों को ज्योग्राफी के तहत जो है अध्याय 3 में अफवाह अध्याय की जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाएगी। यह अफवाह क्या है, नदी तंत्र क्या होता है, नदी का निर्माण किस तरह से होता है, हमारे देश में जो नदियाँ पाई जाती है उन नदियों की क्या विशेषता है, अफवाह प्रतिरूप क्या है, गार्ज क्या है, इन तमाम बिंदुओं की जो है आज के क्लास में जानकारी दी जाएगी। अभी जो है इस अध्याय की जानकारी के तहत मैं अफवाह की जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अफवाह शब्द की अगर हम व्याख्या करेंगे, अफवाह शब्द की अगर हम व्याख्या करेंगे तो अप मतलब दूर होता है, बा मतलब बहने वाला, अर्थात तो वैसी स्थलाकृति जिसका उद्गम स्थान बहुत दूर होता है, लेकिन वह अपने उद्गम स्थान से एक लंबी दूरी जब समुद्र तक तय करती है तो यह प्रक्रिया जो है अफवाह कहलाती है। आप सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई नदी का स्वरूप आपके द्वारा देखा गया होगा। अब मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या इस नदी का निर्माण प्रकृति ने किया है कि किसी मानव ने किया है। भैया बहन, आप सभी लोगों की यह जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जो भी नदी प्रवाहित होती है वह सारी नदियों का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि प्रकृति के अपने नियमों के तहत इन नदियों का जो है निर्माण हुआ है। अब इन नदियों का निर्माण कैसे हुआ, नदी तंत्र क्या है, मुख्य नदी कैसे निर्माण हुआ, इसकी जो है जानकारी आपको अभी के क्लास में जो है दी जाएगी। अगर मान लिया जाए यह कोई बड़ा एरिया है और इस क्षेत्र में, इस एरिया में वर्षा होती है तो वर्षा का पानी या हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है बहता है एवं चलता है। अगर इस क्षेत्र में वर्षा होती है तो इस क्षेत्र की तमाम पानी जिधर निम्न भूभाग होगा, ढाल होगा, उधर यह वर्षा का सारा पानी जो है प्रवाहित होगा। इस तरह से विभिन्न दिशाओं से, इस तरह से विभिन्न दिशाओं से कई कई छोटी छोटी धाराएं, कई छोटी धाराएं जब आपस में मिल करके एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर के जब एक नदी का निर्माण करती है तो यह नदी जो है मुख्य नदी कहलाती है। इस मुख्य नदी के निर्माण के लिए जब यह वर्षा होता है तो वर्षा का पानी की छोटी छोटी धाराएं अलग अलग दिशाओं से आकर के सबसे ढालुमा वाले क्षेत्र में मिलती है और वहां से एक बड़े चैनल का निर्माण करती है और इसी चैनल से यह सारा पानी दूर किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में जो है अपना निकास एवं प्रवाह बनाती है। तो मुख्य नदी के निर्माण के लिए जरूरी है कि वर्षा होना चाहिए और वर्षा का पानी अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराओं के रूप में जब एक स्थान पर मिलेगी और वह मिल करके जब एक बड़े चैनल के माध्यम से, एक जो है बड़े जो है ट्रेन के माध्यम से, द्रोणी के माध्यम से जब वह आगे बढ़ेगी
तो यह जो है मुख्य नदी निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी। इस तरह से दुनिया में जितने भी मुख्य नदी का निर्माण हुआ है, यह छोटी छोटी सरिताओं, छोटी छोटी जलधाराओं को मिलने के कारण ही हुआ है। दूसरा जो है अफवा द्रोणी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियों का उद्गम स्वरूप देखा जा सकता है। जिस क्षेत्र में जितना वर्षा होगी, मुलायम चट्टानें या मुलायम भू आकृति जहां जितनी मात्रा में पाई जाएगी, एक तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होना, दूसरा अपरदनकारी कारकों का सबसे ताकतवर होना, और तीसरा मुलायम चट्टानें, मुलायम मिट्टी जहां पाई जाएगी वहां अपरदन की प्रक्रिया ज्यादा होगी और वहां यह नदी उतना ही गहरी जल वाली भी होगी। अफवा द्रोणी एक नदी तंत्र के द्वारा, अफवा द्रोणी मतलब एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का सारा पानी प्रवाहित होता है, अफवा द्रोणी कहलाता है। एक नदी तंत्र के द्वारा, अगर मान लिया जाए यहां से कोई नदी निकल रही है, तो एक नदी तंत्र के द्वारा, एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का सारा पानी प्रवाहित होता है वह अफवा द्रोणी कहलाता है। इस तरह से अगर इस एरिया में वर्षा होती है तो यह सारा वर्षा का पानी एक नदी के माध्यम से यह आगे प्रवाहित होता है, तो यह प्रक्रिया जो है अफवा द्रोणी कहलाता है। द्रोणी मतलब चैनल, माध्यम, जिस माध्यम से पानी का जो है बहाव दूर जलाशय में होता है, तो यह प्रक्रिया जो है द्रोणी कहलाता है। तो इस तरह से एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का सारा पानी प्रवाहित होता है वह प्रक्रिया जो है अफवा द्रोणी कहलाता है। दूसरा जो बिंदु है जल विभाजक। नदियां जब अपने अपरदनकारी तत्वों को लेकर के, गाद, सिल्ट, बालू इत्यादि का लेकर के जब वह संबंध करती है, तो संबंध के दौरान नदियों के बीच वाले हिस्से में कहीं कहीं ऊंचे टीले का निर्माण हो जाता है, पर्वत या उच्च भूमियां मिलती है। तो पर्वत या उच्च भूमि के कारण जब दो पड़ोसी अफवा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है जल विभाजक कहलाता है। जब नदी अपने साथ बालू, गाद को संबंध करती है, तो जहां पर उनका ढाल कमता है वहां पर वह जो है जमा हो जाती है। इस तरह से पर्वत या उच्च भूमि के कारण जब दो पड़ोसी अफवा द्रोणी को जब एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है जल विभाजक कहलाता है। इस तरह से जो है भारत में अफवा तंत्र, अगला जो टॉपिक है वह भारत में अफवा तंत्र। भारत में अफवा तंत्र, भारत में अफवा तंत्र। हमारे देश में वैसे तो हमारे देश में भिन्न प्रकार के पर्व त्योहार अलग अलग समय में, मौसम में मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश को पर्व त्योहार का भी देश कहा जाता है। वहीं हमारे देश में कई प्रकार के नदियां का उद्भव होता है, कई नदियां उद्गम लेती है। इसके कारण हमारे देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। हमारे देश में कई छोटी बड़ी नदियां का उद्गम होता है, और इस तरह से भारत में अफवा तंत्र को नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा किया जाता है। भौगोलिक आकृतियों एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया के आधार पर हमारे देश में जितने भी नदियां प्रवाहित होती है उसको दो भागों में प्रमुख रूप से बांटा जाता है। पहला जो है
हिमालयन या हिमालय की नदियां, दूसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। इस तरह से भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख रूप से सिंधु, प्रमुख रूप से जो है भारत से निकलने वाली नदी में जो है हम सिंधु को लेंगे, और दूसरा जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी को जो है लिया जा सकता है। इस तरह से यह सिंधु नदी और इधर जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को हम जो है सांगपो, यहाँ तिब्बत में कहा जाता है तो सांगपो नदी, यहाँ पर जो है या भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख रूप से हिमालय से तीन नदियों का उद्गम होता है, सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरा जो है गंगा नदी का जो है उद्गम होता है। यह जो है गंगा नदी का जो है उद्गम जो है होता है। यह सिंधु नदी और सांगपो नदी जो आगे चल करके भारतवर्ष में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर से निकलती है। वहीं गंगा जो है हिमालय के दक्षिणी भागों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। इस तरह से हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबी होती है, 12मासी होती है, इसमें सालों भर जो है पानी का बहाव होता है। वर्षा का पानी तो इसमें बहता ही है, और जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो ऊंचे पर्वत से हिम के जो है पिघलने के कारण इन नदियों में हमेशा जो है पानी का जो है प्रवाह बना रहता है। इसलिए यह नदियां अपने उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र गिरने तक जो है बहुत लंबी होती है। यह नदी जिस स्थान से जब निकलती है तो रास्ते में अपने प्रवाह को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को जो है अपरदित करती है, काटती है, और इस मार्ग को जो है गार्ज कहा जाता है। इस मार्ग को जो है गार्ज कहा जाता है। जब नदियां अपने उद्गम स्थान से निकल कर के आगे प्रवाहित होती है और प्रवाह के दरमियान जो विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं उनको नदियां जब अपनी वेग से, धारा से उसको हटाती हुई आगे बढ़ती है, रास्ता बनाती है, तो यह जो है गॉर्ज कहलाती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है गॉर्ज का भी निर्माण करती है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वह मौसमी होती है, मौसम पर निर्भर करती है। बरसात के समय नदियों में ज्यादा पानी रहता है, लेकिन जब बरसात समाप्त हो जाता है तो इन नदियों का पानी एवं जलधाराएं जो है कम जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से बहुत सारी नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए पूर्वी तट कटा फटा होता है। लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के केंद्रीय उच्च भाग से निकलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में न गिर करके यह जो है अरब सागर में गिरती है, और यह जो है नर्मदा एवं तापी नदी कहलाती है। जहां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तमाम नदियां के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में गाद का संबंध करती है एवं पानी अपने साथ पर्याप्त मात्रा में लाती है। लेकिन यह दो नदी जो नर्मदा तापी है, जो अरब सागर में गिरती है, इनके द्वारा किसी डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि यह नदियां जो है ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, ज्वारंद मुख का निर्माण
बनाती है। एस्टुरी इसलिए बनाती है कि यह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कठोर चट्टानी भूभागों से निकलती है। इसमें वर्षा एवं पानी की मात्रा बहुत कम होने के कारण अपरदन बहुत कम होता है, और जो भी कुछ यह प्रदित करके या प्रदन करके अपने साथ लाती है, अरब सागर से जो भी ज्वार भाटा आता है वह अरब सागर में समा जाती है। ज्वार भाटा के समय वह जो है समुद्र के गोद में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है यह नर्मदा तापी के द्वारा ज्वारोन्मुख का निर्माण होता है, एस्टुरी का निर्माण होता है। इस तरह से नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय पठार से दो ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर करके अरब सागर में गिरती है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां छोटी, मौसमी एवं जो है उथली एवं छिछली होती है, या मौसम विशेष पर इसमें जो है पानी एवं धाराएं कमती एवं जो है घटती बढ़ती रहती है। इस तरह से जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की जो है जानकारी जो है आपको अभी के क्लास में जो है दी गई है। नदियों की अवस्थाएं, नदी की जो है अवस्थाएं, नदी की प्रमुख रूप से जो है 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। नदी की प्रमुख रूप से जो है 3 अवस्थाएं होती है। पहला ऊपरी भाग, बीच का जो है मध्य भाग, और सबसे तीसरा जो है निचला भाग। नदी की विभिन्न अवस्था, नदी की विभिन्न अवस्था। इस तरह से नदियों को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। यह जो है ऊपरी भाग, बीच का, मध्य भाग और सबसे नीचे जो है निचला भाग कहलाता है। पहले भाग में ढालुमा ज्यादा होने के कारण, पानी की पर्याप्त मात्रा होने के कारण नदियां ऊपरी भाग में अपरदन का कार्य जो है बहुत ज्यादा करती है, अपरदन ज्यादा काटती है और सिल्ट, बालू, गाद इत्यादि को लेकर के आगे बढ़ती है, संबंध करती है। तो ऊपरी भाग में नदियां अपरदन का कार्य ज्यादा करती है। मध्य भाग में जब बालू, गाद को लेकर के जब यह आगे बढ़ती है और कहीं जब उच्च भूमि मिल जाती है तो यह नदियां जो है उस भाग को छोड़ करके जो है टेढ़े मेढ़े जो है रास्ता को जो है तय करती है। इस प्रक्रिया को जो है विसर्ग कहा जाता है। अर्थात नदियां जब मध्य भाग में गाद को लेकर के, बालू, मिट्टी इत्यादि को लेकर के जब आगे बढ़ती है तो कई उच्च भूमि मिलने के कारण नदियां अपने मार्ग को बदलती है। और इस तरह से जब नदियों के द्वारा कई बार जब मार्ग में बदलाव आता है तो यह जो है टेढ़े मेढ़े हो जाती है। इस प्रक्रिया को जो है विसर्ग कहा जाता है। नदी के निचले हिस्से में गाद ज्यादा होने के कारण, जलधारा कम होने के कारण, ढाल कम होने के कारण इन मैदानी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जो है अपने साथ जो भी गाद लाया जाता है उसको जमा कर दिया जाता है। इस तरह से जो है निचले भाग में गोकुल झील का निर्माण होता है। मतलब जो है यहाँ पर गोकुल झील का नदी के निचले हिस्से में निर्माण होगा। और नदियां जब मैदानी क्षेत्रों से, बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में से गुजरती है तो एक पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। और इस तरह से नदी के निचले भाग में जो है डेल्टा का भी जो है निर्माण होता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा अर्थात नदियां जब, कोई नदी जब अपने से बड़ी जल राशि वाले भूभाग में जब वह गिरती है, समाती है, तो गिरने से पहले अपने साथ लाई गाद को वह जो है मुहाने पर जमा करती है। तो यह जमे हुए गाद को ही जो है डेल्टा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में समाने से पहले
गिरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यह डेल्टा पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है डेल्टा कहलाता है। अभी के क्लास में जो है आपको इतनी जानकारी दी गई, गृहकार्य के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में करें। आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में मैं अफवाह प्रतिरूप की जो है जानकारी देने जा रहा हूं। धन्यवाद।